हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिंग पहाड़ी में। दोस्तों, आपका आगामी एग्ज़ाम है 9 जून को आबकारी का। तो उसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और प्रैक्टिस सेट भी कर रहे होंगे दोस्तों। और जिन्होंने रिवीजन करना है वो रिवीजन भी कर रहे होंगे दोस्तों। तो अच्छी खासी तैयारी पे होंगे आप लोग। 9 जून को आपको टारगेट रखना है आबकारी को। आप एक सीट आपके लिए बनी हुई है दोस्तों, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कंटिन्यू सीरीज़ दे रहा हूँ आपके लिए। उत्तराखंड की मैंने 9 क्लासें दे रखी है दोस्तों, और 10वीं क्लास आज होगी। हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो और ज्योग्राफी की भी 4 क्लासें आ चुकी है दोस्तों। और इकोनॉमिक्स की भी 4-5 क्लासें डाल रखी है मैंने। तो दोस्तों, लगभग थोड़ा बहुत सभी कंटेंट है दोस्तों। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और धीरे धीरे यहाँ पर आपको क्लासें मिलती रहेगी दोस्तों। तो आपको अच्छे से रिवीजन करना है। लास्ट टाइम में तो प्रैक्टिस के थ्रू ज़्यादा अच्छा रिवीजन होता है। तो आपको यहाँ पर मैं इनसे जुड़े फैक्ट भी बताता हूँ, तो आपको इनको रिवाइज करके चलना है दोस्तों। तो देख लेते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य की कौन सी जनजाति बौद्ध धर्मानुयायी होते हैं? तो दोस्तों, ऐसी कौन सी जनजाति है उत्तराखंड में जो बौद्ध धर्म को मानती है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है थारू, दूसरा है जाड़, तीसरा है बोक्सा और चौथा है राजी। दोस्तों, इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो उत्तरकाशी में जाड़ भूटिया रहते हैं दोस्तों, उत्तरकाशी में नीलोंग और जादूंग घाटी में दोस्तों, वो किस धर्म को मानते हैं? वो मानते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध धर्म, और ये जनक का वंशज, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जनक का वंशज मानते हैं दोस्तों खुद को। और इनकी भाषा कौन सी है दोस्तों? तो वो है दोस्तों रोम्बा इनकी भाषा है। किसकी? जाड़ भूटियाओं की दोस्तों। ये तिब्बत के अधिक निकट हैं दोस्तों, क्योंकि इनमें तिब्बतीय गुण पाए जाते हैं दोस्तों। तिब्बती लोगों के गुण पाए जाते हैं इनमें। इनकी वेशभूषा हो या इनका चेहरा हो या भेष की बनावट हो दोस्तों, तो तिब्बतियों से मैच करती है। तो इसलिए इन पे तिब्बती प्रभाव ज़्यादा है दोस्तों। और दोस्तों, इनसे आपको 2 त्यौहार याद रखने हैं दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, लौसर और सैरगून। तो दोस्तों, लौसर कब मनाया जाता है दोस्तों? तो बसंत पंचमी को मनाया जाता है दोस्तों, जो हिंदू धर्म का पहला वाला दिन होता है। हिंदू धर्म का साल का पहला दिन होता है दोस्तों। बसंत पंचमी के दिन ही लौसर का त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। तो अगर एग्जामिनर को डेप्थ में जाना होगा दोस्तों अगली बार, तो उसने एक बार तो ऐसे पूछ लिया कि लौसर और सैरगुन त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ऊपर ऊपर से पूछ लिया कि ये कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों, उत्तरकाशी में जाड़ भूटियों के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। अगली बार ऐसा पूछ सकता है कि कब मनाया जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है बसंत पंचमी के दिन ही लौसर त्यौहार मनाया जाता है। सूरगैन है दोस्तों, ये सूरगैन, ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये भाद्रपद माह के 20 गते को मनाया जाता है दोस्तों। भाद्रपद में 20वें दिन मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो महीना रखना है दोस्तों आपको याद, कब मनाया जाता है? भाद्रपद में। और ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है भाद्रपद में। और जो मैंने आपको पहले लौसर बताया वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है बसंत पंचमी को। तो दोस्तों, आपको अच्छे से याद रखना है। और जो इनमें पंडित का कार्य करने वाला होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों लामा। तो दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर अगले दूसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों, बोक्सा जनजाति में बिरादरी पंचायत होती है जिसके बड़े अधिकारी को कहा जाता है। तो दोस्तों, इनमें बिरादरी पंचायत होती है दोस्तों बोक्सा जनजाति में। तो इनका एक अधिकारी होता है, उसके लिए क्या कहते हैं? महतो है पहला ऑप्शन, दूसरा है तखत, तीसरा है मुंसिफ, चौथा है दरोगा। तो दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को। जो महतो है दोस्तों, ये थारू में बिरादरी पंचायत पाई जाती है दोस्तों। बिरादरी पंचायत इनमें भी होती है, थारू में और बोक्सा में भी होती है। तो जो थारू पंचायत में बिरादरी पंचायत का जो हेड होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं महतो। और तख्त किसको कहते हैं दोस्तों? जो बोक्सा बिरादरी पंचायत का प्रमुख होता है उसे कहते हैं तखत। और तखत, मुंसिफ, दरोगा और चौधरी होता है दोस्तों। तखत होता है, मुंसिफ होता है, और 5 होते हैं दोस्तों। इनमें 5 सदस्य होते हैं। जो बिरादरी पंचायत होती है बोक्साओं की, इसमें 5 सदस्य होते हैं। जो उनका प्रमुख होता है उसको तख्त कहते हैं दोस्तों, तखत। तो दोस्तों, आपको अच्छे से याद रख लेना है ये दोस्तों। और बोक्सा जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा कब मिला था दोस्तों? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों इसका आंसर, कि बोक्सा जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा कब दिया गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर तीसरे प्रश्न की ओर। किन 2 जनपदों में बोक्सा परिषद की स्थापना की गई है? पहला है यूएसएन चंपावत, दूसरा है यूएसएन नैनीताल, तीसरा है दोस्तों बागेश्वर अल्मोड़ा, चौथा है नैनीताल चंपावत। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर देख के ही पता लग रहा होगा कि कौन से जनपदों में बोक्सा जनजाति पाई जाती है। तो वहीं पे दोस्तों परिषद की स्थापना भी की जाएगी। तो दोस्तों, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
जो उधम सिंह नगर और नैनीताल में ही बोक्सा जनजाति के लिए बोक्सा परिषद की स्थापना की गई है दोस्तों, आपको अच्छे से याद रख लेना है। दोस्तों देख लेते हैं अब चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न है दोस्तों, रौत्युड़ा किस जनजाति के आवास स्थल को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है भूटिया, दूसरा है जाड़, तीसरा है राजी, चौथा है बोक्सा। दोस्तों रौत्युड़ा जनजाति में आवास स्थल, ये बहुत बार एग्जाम में बन रखा है दोस्तों कि रौत्युड़ा किस जनजाति का आवास स्थल है। तो दोस्तों आपको पता भी होगा, इसका राइट आंसर तो लगभग सभी को पता होगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों। और जिनको नहीं है पता दोस्तों, याद रखना है अच्छे से, राजी के जो आवास स्थल होते हैं दोस्तों, ये पेड़ों के ऊपर दोस्तों छप्पर बना के रहते हैं दोस्तों, पेड़ों के ऊपर राजी जनजाति। तो ये आखेटक जनजाति है दोस्तों, राजी जनजाति जो बनरौत भी कहते हैं दोस्तों, इनको जंगलों में ही रहते हैं। और जो राजी जनजाति का पहला विधायक बना था दोस्तों, वो कौन थे? वो थे गगन सिंह रजवार। तो गगन रजवार जी पहले विधायक बने थे दोस्तों जनजाति से, जो राजी जनजाति के थे। तो दोस्तों कहाँ पाई जाती है राजी जनजाति ज़्यादातर? दोस्तों ये पिथौरागढ़ में है राजी जनजाति का सबसे ज़्यादा प्रभाव, तो यहाँ पर ही राजी जनजाति का निवास स्थल है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर पांचवें प्रश्न की ओर। राजी जनजाति के मुख्य देवता हैं, पहला है बागनाथ, दूसरा है मलयनाथ, तीसरा है गणनाथ और चौथा है मल्लिकार्जुन दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सारे देवता किसके हैं? राजी जनजाति के ही हैं दोस्तों ये, और इनमें आपको मुख्य देवता बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजी जनजाति के मुख्य देवता बागनाथ देवता हैं दोस्तों, जो कि बागेश्वर में है। बागनाथ मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों ये है बागेश्वर में। और बागेश्वर में इसकी स्थापना किसने करी थी दोस्तों? ये करी थी लक्ष्मी चंद, जिसको लखुली बराली के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मी चंद ने कब करी थी? ये करी थी दोस्तों 1602 ईस्वी में। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। और मलयनाथ हो गया, गणनाथ हो गया, मल्लिकार्जुन हो गया। और दोस्तों आपको एक दो और भी याद रखने हैं कि कौन कौन से देवता की पूजा करते हैं दोस्तों। ये छुरमुल देवता की पूजा कौन करते हैं दोस्तों? छुरमुल। तो दोस्तों ये भी राजी जनजाति करती है दोस्तों। और सैम देवता की पूजा कौन करते हैं? तो सैम देवता, मैंने आपको ये भी बताया था कि बौराड़ी का मेला सैम देवता के मंदिर में लगता है, तो ये सैम देवता की पूजा भी करते हैं दोस्तों। कौन? राजी जनजाति। और मलयनाथ, गणनाथ, तो ये तो आपको याद रखना ही है दोस्तों। और इनमें रीति रिवाज बता देता हूँ दोस्तों आपको। एक कर्क और मकर संक्रांति, अगर ऐसा प्रश्न आ गया एग्जाम में, कर्क मकर संक्रांति कौन मनाते हैं? तो एक प्रमुख त्यौहार किसके हैं दोस्तों? दो प्रमुख त्यौहार हैं इनके राजी जनजाति के, दो त्यौहार हैं दोस्तों किसके? राजी जनजाति के, कर्क और मकर संक्रांति। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। और थड़िया नृत्य कौन करते हैं दोस्तों विशेष अवसरों पर? तो ये भी थड़िया नृत्य करते हैं दोस्तों, ये भी राजी जनजाति करती है दोस्तों थड़िया नृत्य। और दोस्तों सांगजांगी पिंठा संस्कार किसमें होता है दोस्तों? सांगजांगी और पिंठा संस्कार दोस्तों, तो ये भी राजी जनजाति में होता है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। और इनकी बोली को क्या कहा जाता है? तो इनकी बोली को मुंडा कहा जाता है दोस्तों। और जबकि मैंने जाड़ बताया था आपको कि जाड़ों की भाषा को क्या कहा जाता है? रोम्बा कहा जाता है। और राजी जनजाति की भाषा बोली को क्या कहा जाता है? तो ये मुंडा कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर छठवें प्रश्न की ओर। छठवां है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कंडी मार्ग किन दो शहरों के बीच में है दोस्तों? पहला है लोहाघाट और त्यूणी, दूसरा है यहाँ पर रामनगर और कोटद्वार, तीसरा है टनकपुर गोदाम काठगोदाम, चौथा है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, ये हो जाएगा दोस्तों। रामनगर कहाँ है दोस्तों? ये है कुमाऊं में। और कोटद्वार कहाँ है? तो गढ़वाल क्षेत्र में है दोस्तों कोटद्वार। तो जो रामनगर से कोटद्वार के बीच अंग्रेजों ने बनाया था दोस्तों ये मार्ग, और इसको किस नाम से जाना जाता है? कंडी मार्ग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और दोस्तों अब देख लेते हैं यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है, लोहाघाट से त्यूणी वाला कौन सा मार्ग है दोस्तों? तो इसको हिमालयन मार्ग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन बन जाएंगे कि ये वाले भी बन जाएंगे और ये वाले भी बन जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हिमालयन मार्ग के नाम से जाना जाता है लोहाघाट से त्यूणी, और रामनगर कोटद्वार वाले को कंडी मार्ग के नाम से दोस्तों। तो आपको दोनों याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर सातवें प्रश्न की ओर। गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? पहला है यहाँ पर कोटद्वार, दूसरा है रामनगर, तीसरा है पौड़ी, चौथा है काठगोदाम। तो कहाँ हुई थी दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर आप गढ़वाल अगर आपने देख लिया तो गच्चा नहीं खाना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना आपको पौड़ी नहीं मानना है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि पौड़ी दिया हुआ है गढ़वाल क्षेत्र में, तो पौड़ी आता है, रामनगर तो यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो उस टाइम पे जब गढ़वाल मोटर यूजर्स
लिमिटेड की स्थापना हुई थी दोस्तों, तो ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी दोस्तों रामनगर में, रामनगर नैनीताल में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों कब हुई थी? ये हुई थी 1958 ईस्वी में। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, सन विद डेट तो नहीं रखना है दोस्तों, पर आपको सन जरूर याद रखना है दोस्तों। इसकी डेट नहीं दी गई है, आपको सन याद रखना है, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है ये वाला। दोस्तों आपको दो मैं और बता देता हूँ यहाँ पर। जो गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड है दोस्तों, उसकी GOMU बोलते हैं दोस्तों इसको, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये एशिया की प्रमुख यातायात कंपनियों में से एक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी हुई थी 1941 में। और कहाँ हुई थी दोस्तों? ये हुई थी कोटद्वार में। और जो KOMU है दोस्तों, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी हुई थी दोस्तों काठगोदाम में। और कब हुई थी? 1939 में। तो दोस्तों आपको दोनों याद रखने हैं, 1939 और 41 में। गढ़वाल में 41 और कुमाऊं में 1939। तो ये भी याद रखना है दोस्तों आपको। बढ़ते हैं दोस्तों 8वें प्रश्न की ओर। 8वां है दोस्तों, लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया? तो दोस्तों ये तो आपको रटाया क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आपको याद ही होगा। पहला ऑप्शन है 1897, दूसरा है 1890, तीसरा है 1896 और चौथा है यहाँ पर 1887। तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों आपको। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1896 में जोड़ा गया था दोस्तों। दोस्तों इनसे जुड़े फैक्ट और देख लेते हैं। तो देहरादून में रेल मार्ग से कब जुड़ा दोस्तों देहरादून? तो ये जुड़ा था 1900 में। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा रेल ट्रैक कहाँ है दोस्तों? सबसे ज़्यादा है हरिद्वार में। और सबसे कम कहाँ है दोस्तों? ये है पौड़ी में। तो दोस्तों आपको दोनों याद रखने हैं। दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न बन गया कि राज्य में प्रथम रेल लाइन कब बिछाई गई थी दोस्तों? ये बिछाई गई थी दोस्तों 1884 के टाइम पे। और कहाँ से कहाँ तक? तो किच्छा से काठगोदाम तक दोस्तों। जो किच्छा से काठगोदाम तक की पहली रेल लाइन बिछाई गई थी दोस्तों। और 1884 के टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर कौन था दोस्तों? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि उस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 9वें प्रश्न की ओर। नजीबाबाद से कोटद्वार तक रेल लाइन कब बिछाई गई? पहला ऑप्शन है 1896, दूसरा है 1884, तीसरा है 97 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1897 में इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यही इसी टाइम पे बिछाई गई थी। और नजीबाबाद से कोटद्वार तक। दोस्तों अब बढ़ते हैं यहाँ पर 10वें प्रश्न की ओर। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? पहला ऑप्शन है 2002, दूसरा है 2003, तीसरा है 2004 और चौथा है यहाँ पर 2023। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसकी डेट भी याद रखनी है दोस्तों आपको। 25 मई 2023 को ही वंदे भारत एक्सप्रेस है जो उत्तराखंड में प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, मोदी जी द्वारा। तो कब? 25 मई 2023 को। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि ISO का दर्जा देहरादून रेलवे को कब मिला था दोस्तों? तो ये मैंने आपको 1903 बता दिया है वहाँ पर, जो कि बिल्कुल गलत है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2003 में। और दोस्तों एक फैक्ट आपको और याद रखना है दोस्तों, जो जनशताब्दी एक्सप्रेस है दोस्तों, इसको 2004 में दिया गया था दोस्तों एक प्रमाण पत्र, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिया गया था दोस्तों। इसको ISO ये वाला प्रमाण पत्र दिया गया था दोस्तों। इसको कब? ये दिया गया था 2004 में। और दोस्तों जनशताब्दी एक्सप्रेस को दिया गया था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, जनशताब्दी एक्सप्रेस। तो आपको सारे फैक्ट क्लियर करवा दिए हैं दोस्तों यहाँ पर। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 11वें प्रश्न की ओर। राज्य के किस एयरपोर्ट को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है? पहला है पंतनगर, दूसरा है नैनी, तीसरा है चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी और चौथा है यहाँ पर गौचर हवाई अड्डा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो पंतनगर में फूलबाग हवाई अड्डा है दोस्तों, फूलबाग हवाई अड्डा भी पंतनगर वाले एयरपोर्ट को कहा जाता है दोस्तों। और इसको कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो आपको ये वाला प्रश्न बिल्कुल कंठस्थ याद रखना है दोस्तों, आगामी एग्जाम में बनने की संभावना है। और दोस्तों और जो यहाँ पर दिए गए इनको देख लेते हैं। तो नैनी हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? ये है पिथौरागढ़ में। और चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी दोस्तों, इसको माँ गंगा हवाई पट्टी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब माँ गंगा हवाई पट्टी के नाम से किसको? चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी को। और गौचर कहाँ है दोस्तों? ये तो चमोली में आपको पता ही होगा दोस्तों।
तो उत्तराखंड में कितने हैं दोस्तों हवाई अड्डे? ये हैं दोस्तों 5। तो आपको इसमें एक जॉलीग्रांट हो जाएगा दोस्तों, बाकी 4 तो यहाँ पर दिए गए हैं। जॉलीग्रांट हवाई अड्डा। तो दोस्तों सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों 12वें प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 पर नहीं है? तो दोस्तों ऐसे प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में राष्ट्रीय राजमार्गों से कि कौन सा किस पे है, कौन सा शहर किसके किनारे है, ऐसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो पहला देख लेते हैं रुद्रपुर, दूसरा है अल्मोड़ा, तीसरा है कालाढूंगी, चौथा है रानीखेत। दोस्तों ये तीनों तो एक ही ट्रैक पे हो जाएंगे दोस्तों। जो कालाढूंगी है वो 109 पे नहीं है दोस्तों, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक फैक्ट और बताऊंगा दोस्तों। अभी दोस्तों एक फैक्ट और लिखना है आपको यहाँ पर। जो ग्रीन फील्ड के रूप में विकास किया जा रहा है दोस्तों, ग्रीन फील्ड के रूप में वो कौन से हवाई अड्डा का किया जा रहा है दोस्तों? ग्रीन फील्ड। तो वो भी फूलबाग हवाई अड्डे का विकास किया जा रहा है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। फूलबाग हवाई अड्डे का ग्रीन फील्ड के रूप में भी विकास किया जा रहा है। तो आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं जो मैंने पहले बताया और ये वाला भी दोस्तों। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 14वें प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी परियोजना से राज्य को रॉयल्टी के रूप में बिजली निःशुल्क मिलती है? तो दोस्तों कितने % बिजली मिलती है उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में? पहला ऑप्शन है 14%, दूसरा है 12%, तीसरा है 11% और चौथा है यहाँ पर 10%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12% बिजली ही मिलती है दोस्तों रॉयल्टी के रूप में उत्तराखंड को। तो बड़ी दयनीय दशा है दोस्तों, इतने डैम बन रखे हैं उत्तराखंड में और 12% ही रॉयल्टी के रूप में मिलती है। तो बड़ा सोचनीय विषय है दोस्तों। तो आपको 12% याद रखना है दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 15वें क्वेश्चन को। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA को नवीनतम रिपोर्ट दिसंबर 2023 में आई थी दोस्तों, जो के अनुसार नवंबर 2023 तक राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी थी दोस्तों? दोस्तों ये पॉइंट में हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये डैश नहीं हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा दोस्तों। पहला है यहाँ पर 2125.89 मेगावाट, दूसरा है यहाँ पर 4426.98 मेगावाट, तीसरा है यहाँ पर 1444.52 मेगावाट और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है दोस्तों 1109.54 मेगावाट दोस्तों। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, और ये पॉइंट हो जाएगा दोस्तों बीच में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के लिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों 16वें प्रश्न की ओर। राज्य के कितने मेगावाट तक की परियोजना को लघु परियोजना के अंतर्गत रखा गया है? पहला है 25 मेगावाट तक, दूसरा है 25 मेगावाट से अधिक, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका तो दोस्तों 25 मेगावाट तक की बिजली लघु परियोजना के अंतर्गत आती है दोस्तों, 25 मेगावाट तक ओनली दोस्तों। तो आपको याद रखना है। 17वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, उत्तराखंड में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? पहला है 2007, दूसरा है 2008, तीसरा है 2001 और चौथा है 2002। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2008 में की गई थी दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा। तो नवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जाएं आती है दोस्तों? तो इसमें आती है सौर ऊर्जा, तो मुख्यतः है दोस्तों सौर ऊर्जा। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। सौर ऊर्जा किसमें है? तो नवीकरणीय ऊर्जा में आती है दोस्तों सौर ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा हो गई दोस्तों, तापीय ऊर्जा हो गई। तो काफ़ी ऊर्जाएं हैं जो आजकल नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 18वें प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में पिरूल आधारित ऊर्जा नीति कब लाई गई? पहला ऑप्शन है 2017, दूसरा है 2018, तीसरा है 2019 और चौथा है यहाँ पर 2021। तो दोस्तों पिरूल आधारित ऊर्जा नीति कब लाई गई थी? तो दोस्तों ये लाई गई थी 2018 में दोस्तों। तो आपको कई लोगों को याद होगा ये वाला क्वेश्चन। तो पिरूल से ऊर्जा नीति का बनाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो आपने गांव में देखा होगा दोस्तों, जो चीड़ के पेड़ से पत्तियां जब सूख जाती है दोस्तों, तो उनसे जो बारीक बारीक पत्तियां निकलती है, तो ये आग का खतरा भी उत्तराखंड में इसी वजह से बना हुआ है। जो ये चीड़ के पेड़ से पत्तियां गिरती है दोस्तों, इन पे आग बहुत जल्दी लगती है। तो ये आग का कारण भी, वनाग्नि का कारण भी यही है दोस्तों। ये पिरूल अंग्रेजों ने लगाया था यहाँ पर। और लीसा टिपान जो नीति है दोस्तों अंग्रेजों ने कब लाई थी? लीसा टिपान। तो 1890 के टाइम पे दोस्तों अंग्रेजों ने लीसा टिपान यहाँ पर शुरू कर दिया था दोस्तों, और इसीलिए इन्होंने चीड़ के पेड़ लगाए थे दोस्तों यहाँ पर लीसा टिपान के लिए।
जो उनका प्रमुख उद्देश्य था इन पेड़ों को लगाने का। तो दोस्तों ये वनाग्नि का कारण बन गए हैं दोस्तों आज के युग में। तो पिरूल आधारित ऊर्जा नीति कब लाई गई थी दोस्तों? तो इसका मैंने आपको राइट आंसर बता दिया है, ऑप्शन नंबर बी 2018 को। और पिरूल से बिजली बनाई जाती है दोस्तों, जो इससे बिजली रखनी है दोस्तों। अगर विद डेट आ जाएगा तो कब? 3 अगस्त दोस्तों, 3 अगस्त को सन 2018 में पिरूल आधारित ऊर्जा नीति लाई गई थी दोस्तों। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो विद्युत संयंत्र से, जो पिरूल आधारित विद्युत संयंत्र है दोस्तों, 2030 तक 100 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। 100 मेगावाट दोस्तों, तो ये भी याद रखना है आपको कि 100 मेगावाट बिजली का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। पिरूल आधारित ऊर्जा नीति का ये मुख्य उद्देश्य है। तो आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 19वें प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में नई सौर ऊर्जा नीति को कब मंजूरी मिली? पहला ऑप्शन है मार्च 2022, दूसरा है यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों मार्च 2023, तीसरा है मार्च 2024 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो उत्तराखंड में नई सौर ऊर्जा नीति आई थी दोस्तों मार्च 2023 में। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों 2027 तक सोलर पावर प्लांट के जरिए, सोलर पावर प्लांट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, आपको नोट करना है, सोलर पावर प्लांट के माध्यम से दोस्तों 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है, 2500 मेगावाट की बिजली का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा दोस्तों एग्जाम के लिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों 20वें प्रश्न की ओर। उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन दोस्तों, ये गठन हो जाएगा कब किया गया दोस्तों? पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2001, दूसरा है यहाँ पर 1 अप्रैल 2000, तीसरा है 2002, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तराखंड विद्युत निगम, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको कहा जाता है दोस्तों यूपीसी। यूपीसी का गठन कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 2001 को किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर और भी बता देता हूँ दोस्तों आपको, यूजेवीएन की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? यूजेवीएन की स्थापना दोस्तों, यूजेवीएन, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड है दोस्तों इसका नाम। और 12 फरवरी 2001 को दोस्तों, 12 फरवरी 2001 को इसकी स्थापना हो गई थी, आपको याद रखना है दोस्तों। और एक और बता देता हूं दोस्तों आपको, टीएचडीसी का गठन कब हुआ था दोस्तों? टीएचडीसी, तो दोस्तों टीएचडीसी का गठन कब किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1988 में, 12 जुलाई दोस्तों, 12 जुलाई आपको विद डेट याद रखना है, 12 जुलाई 1988 को इसका गठन किया गया था। और दोस्तों 1989 से टिहरी जल विद्युत का काम इसको सौंपा गया था दोस्तों, किसको? टीएचडीसी को। दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं दोस्तों यहां पर, कि जो टीएचडीसी है दोस्तों, इसको मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट में कब रखा गया था दोस्तों? तो मिनी रत्न फर्स्ट में कब रखा गया दोस्तों? तो इसको रखा गया था दोस्तों 2009 में। तो दोस्तों ये फैक्ट भी याद रखना है आपको कि टीएचडीसी को मिनी रत्न श्रेणी की फर्स्ट कंपनी का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों 2009 में। तो आपको इतने सारे फैक्ट मिल गए हैं दोस्तों यहाँ पर। और कुछ इससे जुड़े और फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों अगर सिडकुल आ जाएगा दोस्तों, सिडकुल, तो सिडकुल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 2002 में। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पिटकुल आ गया दोस्तों, तो पिटकुल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 2004 में। तो आपको ये याद रखना है। तो 1 जून दोस्तों, ये वाला 1 जून 2004 को पिटकुल की स्थापना हो गई थी दोस्तों। और पिटकुल का कार्य क्या है दोस्तों? 132 केवी किलोवाट और उससे अधिक बिजली की सप्लाई करना दोस्तों। तो इसका काम क्या है? 132 किलोवाट या उससे ज़्यादा क्षमता की बिजली सप्लाई करना और नेटवर्क तैयार करना, इसका काम है दोस्तों। किसका? पिटकुल का दोस्तों। तो पिटकुल किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, पावर
मिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है। उसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1 जून 2004 को। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है। यूपीसीएल दोस्तों, यूपीसीएल की स्थापना कब हुई थी? तो यूपीसीएल की स्थापना भी हुई थी दोस्तों 2001 में। तो 2001 में ज़्यादातर आपको 2001 याद रखना है, सिर्फ पिडकुल को छोड़ के दोस्तों। तो बाकी तो सबकी स्थापना 2001 के टाइम पे हुई थी दोस्तों। जैसे उरेडा हो गया, तो उरेडा की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 2001 में दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? अभी मुख्यालय कहाँ है इसका? तो ये पहले अल्मोड़ा में था, जो कि ट्रांसफ़र होकर वहाँ से देहरादून में आ गया दोस्तों। अब तो देहरादून में है उरेडा का मुख्यालय। तो उरेडा का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? देहरादून में दोस्तों। तो इसका काम क्या है दोस्तों उरेडा का? तो उरेडा का काम है दोस्तों घराट से बिजली उत्पादन करना दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। और दोस्तों आपको एक फैक्ट और याद रखना है, जो पनचक्की है दोस्तों, पनचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया था केंद्र सरकार ने? पनचक्की को, जो उरेडा भी संचालित करता है दोस्तों पनचक्कियों को, तो पनचक्की को उद्योग का दर्जा कब दिया गया दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा? तो ये दिया गया दोस्तों 2001 में। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों अच्छे से। तो आपके सारे फैक्ट क्लियर करवा दिए हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, जितना भी मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया है। तो दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों चैनल पे। और आपको जो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, उनको प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा दोस्तों। आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है दोस्तों उन वीडियो से। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।